Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. Special thanks to subscribers. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कीजिए। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। पहले एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में पीएन चटर्जी की बुक को फॉलो करेंगे। ये वीडियो आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए है। तो अभी तक आपने रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया होगा 12th क्लास में। ये दोनों नॉन रिपीटिटिव मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नॉन रिपीटिटिव मोशन है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, ये दोनों जो हैं रिपीटेड मोशंस हैं और इनका एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीटिशन होता है। तो जैसे कि सर्कुलर में आप एक सर्कल नहीं, इसके अराउंड मोशन हो रहा है, सर्कल के अराउंड। एंड दूसरा अगर हम कोई ऑर्बिट लें, ये एक ऑर्बिट है, इसके अराउंड प्लैनेट का मोशन हो रहा है। तो ये अगर एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना, बट दिस इज अ सर्कल, इसके अराउंड हो रहा है और ये ऑर्बिट के अराउंड। अगर हम एग्जाम्पल लें झूले का या क्रेडल का, ये दूसरी तरह के जो हैं रिपीटिटिव और पीरियोडिक मोशंस कहलाते हैं। रिपीटिटिव हैं, पीरियोडिक हैं, लेकिन ये इस तरह के नहीं है जैसे कि ये प्लैनेट का है या यूनिफॉर्म सर्कुलर है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मूव करती है। जैसे कि ट्री लें, यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट लें या वॉल में हम लें और इसमें एक ये हमने ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया, बॉल हैंग कर दी। तो बॉल जो है यहाँ पर होगी या बॉल यहाँ पर आएगी, इक्विलिब्रियम में बॉल यहाँ पर होगी। तो जो ये है मोशन इस तरह से मूव करता रहेगा। तो टू एंड फ्रो, इधर जाएगी फिर वापस आएगी फिर इधर जाएगी। सो दिस इज टू एंड फ्रो टाइप मोशन, जैसे कि झूला हम झूलते थे बचपन में उस तरह का, या वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो भी इसी तरह का होता है। लेकिन जो कुछ मोशन है, जैसे कि रिवर में अगर बोट जा रही है और वो बोट, ये बोट है और ये कभी इस तरफ ऊंची होती है, ये जिगजैग सी मूव कर रही है, या जो स्टीम इंजन का पिस्टन होता है वो आगे पीछे हो रहा है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं। पीरियोडिक तो हैं लेकिन ऑसिलेटरी हैं। क्या डिफरेंस है ऑसिलेशन और पीरियोडिक में? तो अगर हम माने कि कोई बॉडी जो है पीरियोडिक मोशन के अंदर मूव कर रही है, तो वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है। मान लीजिए ये बॉल यहाँ पर हैंग कर रही है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मूवमेंट में ये यहाँ तक जाएगी या इस साइड आएगी, जो कि पाथ पर ही पड़ता है। सो दिस विल बी द पाथ ऑफ दिस बॉल। सो यहाँ पर बॉडी या बॉल जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। अगर हम इसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दें तो एक फोर्स एक्शन में आ जाएगा। मान लीजिए हम इसको यहाँ तक ले आए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डी। तो ये फोर्स इसे अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन था। तो एक इसमें ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। देन इट विल गो टू दिस साइड अप टू सम डिस्टेंस, विल कम बैक, और ये ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस कहलाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि एक बॉल है और उसे हमने बोल में रख दिया है। तो ये एक बोल है, इसके अंदर हमने एक बॉल को यहाँ पर रख दिया और इसे यहाँ से छोड़ दिया या और हाइट से छोड़ दिया, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी और फिर वापस आएगी। तो ये भी एक ऑसिलेशन का एग्जाम्पल होगा। तो इस केस में क्या है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट कम होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये ऑसिलेशंस परफॉर्म हो जाते हैं बॉल में। और हर एक ऑसिलेशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि पीरियोडिक मोशन ज़रूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी मोशन हो। सर्कुलर मोशन जो है पीरियोडिक मोशन होता है बट नॉट ऑसिलेटरी। अगर हमें डिस्क्राइब करना है पीरियोडिक मोशन को, इन जनरल ऑसिलेटरी मोशन को, तो हमें क्या क्या चाहिए होते हैं कॉन्सेप्ट
पीरियड चाहिए हमें, फ्रिक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड फेज, इतने अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस मोशन अराइजेज, ये मोशन कब अराइज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जबकि ऑसिलेटिंग बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। और एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑसिलेशन, क्योंकि ऑसिलेशन कुछ डिस्टेंस तक होगा, उस पर कोई भी पॉइंट है तो वहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में, किस तरफ डायरेक्शन होती है फोर्स की, टूवर्ड्स मीन पोजीशन उस फोर्स की डायरेक्शन होती है। और प्रैक्टिस में जो ऑसिलेटिंग बॉडीज़ हैं वो फाइनली रेस्ट की पोजीशन में आ जाती हैं। और रेस्ट कहाँ पर करती हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि डैम्पिंग हो जाती है उसमें फ्रिक्शन की वजह से, या कोई और डिसिपेटिव फोर्सेस हैं या कॉजेज हैं। हाउएवर दे कैन बी फोर्स टू रिमेन ऑसिलेटिंग बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल पीरियोडिक एजेंसी। अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते रहें, कोई भी पीरियोडिक एजेंसी है एक्सटर्नल, तो वो मूवमेंट में रहेंगी और ऑसिलेटिंग पोजीशन में रहेंगी। लेकिन अगर हम फोर्स लगा के और फिर फोर्स हटा दें तो वो डिसिपेटिव कॉजेज होते हैं या फ्रिक्शन होते, किसी भी वजह से डैम्पिंग हो जाती है और ऑसिलेशन रुक जाता है और बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। वी डिस्कस द फिनोमिना ऑफ डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। यहाँ कुछ समरी दे दी गई है फॉर्मूलेज की, और टर्म्स सब यहाँ पर आ जाएंगी, जो कि एक तरह से रिवीजन हो जाएगा जो आपने 12th में पढ़ा था। आगे इसी चैप्टर को अभी डिस्कस करेंगे। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो द पीरियड T, कैपिटल T से हम टाइम पीरियड को बताएंगे, इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन or cycle. It is related to frequency nu, so T is equal to 1 upon nu. The frequency nu of periodic or oscillatory motion is the number of oscillations per unit time. So nu is equal to, as we have seen, 1 upon T. In SI units it's measured in hertz, और 1 hertz को हम 1 Hz से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है 1 oscillations per second, 1 oscillation per second. A simple harmonic motion SHM, the displacement xt, x is function of t, of a particle from its equilibrium position is given by, तो जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल देखा था कि बॉल एक वायर से या तार से या डोरी से बंधी है और लटकी हुई है, तो वो जो पोजीशन है मिडिल वाली, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट है। सो ए तो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और जो ये क्वांटिटी है डब्ल्यू टी प्लस फाइव इज द फेज ऑफ द मोशन, एंड फाइव इज द फेज कांस्टेंट। So the angular frequency omega is related to the period. The particle velocity and acceleration during SHM as functions of time are given by Vt, तो ये velocity है और ये acceleration है At। ये फॉर्मूला हो गया माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। So we can write down this as minus omega square xt, क्योंकि ये जो वैल्यू थी xt के इक्वल है। Thus we see that both velocity and acceleration of body executing simple harmonic motion are periodic functions, क्योंकि ये देखिए साइन फंक्शन है और ये कॉस फंक्शन है, और दोनों साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों जो है पीरियोडिक फंक्शंस हो गए। हैविंग द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड वी एम इज इक्वल टू ओमेगा ए,
एंड एक्सिलरेशन एम्पलीट्यूड am से डिनोट होगा, जो कि ये वैल्यूज़ हैं यहाँ से ओमेगा ए और दूसरी ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर ए in acceleration, not x, omega square a in acceleration. So respectively we have taken these amplitudes. The force acting in simple harmonic motion is proportional to the displacement and is always directed towards the center of motion, जो कि equilibrium point भी कहलाता है. So ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था, फोर्स जो है एक्ट कर रहा है जो बॉडी हार्मोनिक मोशन में है प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से मेज़र करें, इक्विलिब्रियम पॉइंट से. ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एट एनी टाइम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, k से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. If no friction is present, the mechanical energy of the system E is equal to K plus U, kinetic plus potential. So mechanical energy जो होती है summation of kinetic plus potential energy होती है, remains constant even though K and U change with time. A particle of mass m oscillating under the influence of Hooke's law, restoring force given by F is equal to minus kx, exhibits simple harmonic motion with omega is equal to under root k upon m, angular frequency, and t is equal to 2 pi under root m upon k period. Such a system is also called a linear oscillator. The motion of a simple pendulum swinging through small angles इज अप्रॉक्सीमेटली, जो कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि एक बॉल लटकी है किसी डोरी से जिसकी लेंथ कैपिटल एल के बराबर है, या क्लॉक का पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक है अप्रॉक्सीमेटली. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय कैपिटल इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. एल जो है लेंथ ऑफ डोरी है जिस धागे से बंधी है बॉल, या जो भी चीज मास पार्टिकल है वो किसी चीज़ से लटका है उसकी लेंथ. द मैकेनिकल एनर्जी इन रियल ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग ऑसिलेशंस बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगे, फ्रिक्शन होगा, ड्रैग होगा, एंड इसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाती है जो भी बॉडी ऑसिलेट हो रही है फ्रिक्शन की वजह से या ड्रैग की वजह से. इनहिबिट द ऑसिलेशंस, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है थर्मल एनर्जी में, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाती है. द रियल ऑसिलेटर एंड इट्स मोशन आर सेड टू बी डैम्प्ड, तो इसमें जो रियल ऑसिलेटर है या उसका मोशन वो डैम्प्ड कहलाएगा. इफ़ द डैम्पिंग फोर्स इज गिवन बाय एफ डी विच इज इक्वल टू माइनस बी वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर and b is a damping constant, then the displacement of the oscillator is given by xt. X is function of t is equal to a e to the power minus bt upon 2m. m जो है mass of the particle है, cos omega dash t plus phi. omega dash जो angular frequency है of the damped oscillator, omega dash is under root k upon m minus b square upon 4m square. So if the damping constant is small, then omega dash is approximately equal to omega, where omega is angular frequency of the undamped oscillator. The mechanical energy E of the damped oscillator is given by, so E भी जो है mechanical energy, ये भी time का function है, ये is equal to this much है, where ये जो notation है A amplitude, m मास, b जैसे कि डैम्पिंग कांस्टेंट ये बताया गया, t टाइम. सो इफ एन एक्सटर्नल फोर्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा d acts on an oscillating system with natural angular frequency omega, the system oscillates with angular frequency wd या omega d. The amplitude of oscillations is the greatest when omega d is equal to omega. और ये
कंडीशन जो है रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है, जबकि ओमेगा डी जो है नेचुरल एंगुलर। नाउ पीरियड फिजिकल क्वांटिटी, ये पीरियड है, सिंबल टी, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, तो इन्हें इसी फॉर्म में यूज़ करने से इजी रहता है। यूनिट है सेकेंड, द लीस्ट टाइम फॉर मोशन टू रिपीट इटसेल्फ। सो ये टाइम पीरियड कहलाएगा। फ्रिक्वेंसी है न्यू या एफ से टी इनवर्स सेकेंड पर सेकेंड है, तो सेकेंड इनवर्स न्यू इज इक्वल टू 1/t। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा टी इनवर्स पर सेकेंड होती है, ओमेगा इज 2 पाई न्यू। फेज कांस्टेंट फाई है, ये डायमेंशनलेस है, रेडियन है। इनिशियल वैल्यू ऑफ फेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM। कांस्टेंट फोर्स के, ये mt-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये, विच इज F इज इक्वल टू -kx। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। द पीरियड t इज द लीस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। सो टाइम पीरियड है। Thus motion repeats itself after nt, where n is an integer। n हमेशा इंटीजर होगा क्योंकि हाफ नहीं हम लेते हैं, फुल साइकिल होगा। एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओनली दैट पीरियोडिक मोशन governed by the force law F is equal to -kx is simple harmonic. Circular motion can arise due to an inverse square law force as in planetary motion, as well as due to simple harmonic force in 2 dimensions equal to -m omega square r. In the latter case, the phase of motion in 2 particular directions x and y must differ by π/2। तो ये फेज के लिए है। एंड फॉर एग्जाम्पल ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू द फोर्स -m ओमेगा स्क्वायर r with initial position 0a and velocity omega a 0 will move uniformly in a circle of radius a। सो ये पॉइंट्स याद कर लेने से बेहतर रहेगा। ये सर्कुलर मोशन डायरेक्टली आपके कोर्स में नहीं है, बट यू कैन लर्न एंड मे बी यूज्ड समवेयर। फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन with a given omega, 2 initial conditions are necessary and sufficient to determine the motion completely. The initial conditions may be initial position and initial velocity, or amplitude and phase, or energy and phase. From point 4, which is this point, given amplitude or energy, phase of motion is determined by the initial position or initial velocity. So phase of motion इन दोनों से initial position या initial velocity से निकाल सकते हैं। A combination of two simple harmonic motions with arbitrary amplitudes and phases is not necessarily periodic. It is periodic only if frequency of one motion is an integral multiple of others frequency. So a combination of two simple harmonic motion हमने लिए जिनके amplitudes arbitrary हैं and phases not necessarily periodic हैं। तो ये कब periodic होगा? अगर frequency of one motion is an integral multiple of others frequency। so n जो है integral होगा। however a periodic motion can always be expressed as a sum of infinite number of harmonic motions with appropriate amplitudes। तो ये just for understanding learn करने के लिए डायरेक्टली ये एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट वी कैन हैव इंटीग्रल हेयर, सो दैट कैन बी यूज्ड।
The period of SHM does not depend on amplitude or energy or the phase constant. Contrast this with the periods of planetary orbits under gravitation, Kepler's third law. The motion of a simple pendulum is simple harmonic for a small angular displacement. For motion of a particle to be simple harmonic motion, its displacement x must be expressible in either of the following forms. तो ये फॉर्मूला याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, या इस फॉर्म में याद कर लें a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा b sin ओमेगा टी प्लस बीटा. The three forms are completely equivalent. Any one can be expressed in terms of any other two forms. Thus, damped simple harmonic motion is not strictly simple harmonic. It is approximately so only for time intervals much less than 2m upon b, where b is damping constant. In forced oscillations, the steady state motion of the particle after the forced oscillations die out is simple harmonic motion, whose frequency is the frequency of the driving frequency omega d, not the natural frequency omega of the particle. In the ideal case of zero damping, the amplitude of simple harmonic motion at resonance is infinite. Since all real systems have some damping, however small, this situation is never observed. Under forced oscillation, the phase of harmonic motion of the particle differs from the phase of the driving force. So ये points just to understand, इन्हें याद कर सकते हैं, may be directly or indirectly used, may